गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 5th ऑफ जनवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड ब्रेल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, आपको ये बताना है। तो 4th ऑफ जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे, ताकि हम जो ब्रेल की इंपॉर्टेंस है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, क्योंकि ब्रेल एक तरह का कम्युनिकेशन मीडियम है फॉर ब्लाइंड पीपल एंड पार्शियली साइटेड पीपल। ठीक है, तो पहली बार इस दिन को इनिशिएट किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2019 में, और जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एज ब्रेल लिटरेसी मंथ एज वेल। ठीक है, तो फ्रेंच एजुकेटर जिन्होंने इनोवेट किया था ब्रेल सिस्टम को, कौन है? लुइस ब्रेल। इनका जन्म हुआ था क्योंकि इस दिन 4th ऑफ जनवरी 1809 में, इसी वजह से हम लोग इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं 4th ऑफ जनवरी को, इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे याद रखनी है आपको। वर्ल्ड ब्रेल डे हम ऑब्जर्व करते हैं 4 जनवरी को, और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेल लिटरेसी मंथ कौन सा होता है तो आंसर इज जनवरी। ओके, चलिए कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे 2023? वर्ल्ड पोलियो डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 24 अक्टूबर को, और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ आयुर्वेदा डे 2023? आयुर्वेदा डे के लिए हमने क्या थीम रखी थी? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइट डे 2023? वर्ल्ड साइट डे के लिए हमने थीम रखी लव योर आईज एट वर्क। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड साइट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो इसको हम अक्टूबर मंथ में ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली अक्टूबर मंथ में जब सेकेंड थर्सडे आता है तब हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और हर साल ये जो दिन है ये डिफरेंट डे में फॉल होता है, और लास्ट ईयर यानी कि 2023 में हमने इसको सेलिब्रेट किया था 12th ऑफ अक्टूबर को। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर दिया है और 12th ऑफ अक्टूबर दिया है तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। Together for Trust, collaborating for a safe and connected future is the theme of which day celebrated on 9th of October. 9th of October को हम एक important day celebrate करते हैं known as World Post Day, और हमने थीम क्या रखी इस दिन के लिए? Together for Trust, collaborating for a safe and connected future. What is the theme of World Heart Day 2023? World Heart Day हम 29th of September को celebrate करते हैं हर साल, और हमने इस साल के लिए थीम रखी Use Heart नो हार्ट, ये पूरी थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एडोरा मैजिक सिटी इज द फर्स्ट होम ग्रोन क्रूज शिप ऑफ विच कंट्री? एडोरा मैजिक सिटी कौन सी कंट्री की पहली होम ग्रोन क्रूज शिप है? तो यहाँ पे आंसर है चाइना कंट्री। चाइना ने लॉन्च की है अपनी पहली होम ग्रोन क्रूज शिप, जिसका नाम इन्होंने रखा है एडोरा मैजिक सिटी। कहाँ से लॉन्च की है? शंघाई पोर्ट से। कब? जनवरी 2024 में ऑन इट्स मेडन कमर्शियल वॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद होंगी इस क्रूज शिप में, जैसे कि हॉटपॉट रेस्टोरेंट्स वगैरह, और ये 16 डेक की एक लग्जरी शिप है, जिससे कि टारगेट ये सेट किया जा रहा है कि चाइना अपने डोमेस्टिक टूरिज्म मार्केट को एक्सपैंड कर सके एज नेशनल प्राइड इन इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। ठीक है, तो इसकी सक्सेस शोकेस करती है कि चाइना का जो शिप बिल्डिंग प्रोसेस है वो काफी हाई होता जा रहा है, और ये कोशिश कर रहे हैं फॉरेन क्रूज लाइनर्स को compete करने की। ठीक है, तो एडोरा मैजिक सिटी एक होमग्रोन क्रूज शिप का नाम है जिसको डेवलप किया है चाइना कंट्री ने। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, ONGC विदेश, द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ द ONGC holds a 40% stake in the San Cristobal field that was recently in news. In which country this field is located? देखिए, जो ONGC विदेश है, ये ONGC की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म है। इसका 40% स्टेक है सैन क्रिस्टोबल फील्ड में। ठीक है, आपको बताना है ये जो फील्ड है ये कौन सी कंट्री में लाई करती है। तो ये फील्ड लाई करती है वेनेजुएला कंट्री में। किस वजह से आजकल न्यूज में आई है? क्योंकि वेनेजुएला ने एग्री किया है कि वो ऑयल प्रोवाइड करेंगे इंडिया की ONGC विदेश को एज अ फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन फॉर अ पेंडिंग डिविडेंड
अमाउंटिंग टू अप्रॉक्सीमेटली $600 मिलियन। क्योंकि वो इतना अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इंडिया की ONGC विदेश को इसके बदले में कुछ अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए थे पहले वेनेजुएला के ऊपर, उसको अब ईज कर दिए हैं या हटा दिए हैं काफी हद तक। तो इसके बाद इंडियन रिफाइनरीज को ये अलाउ किया गया है कि वो जो है वेनेजुएलन ऑयल परचेज कर सकते हैं। ONGC विदेश जो है ये एक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की, और ये होल्ड करती है 40% स्टेक इन द सैन क्रिस्टोबल फील्ड, जो कि लोकेटेड है ईस्टर्न वेनेजुएला के ओरिनोको हैवी ऑयल बेल्ट में। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके बाद क्रूड ऑयल हम ले लेंगे टू रिकवर आवर डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है वेनेजुएला। विच कंट्री रिसेंटली ऑफिशियली लॉन्च्ड अ डिजिटल नोमैड वर्केशन वीजा ऑन 1 जनवरी 2024 अलाउिंग द फॉरेनर्स टू लिव एंड वर्क रिमोटली वाइल विजिटिंग। कौन सी कंट्री है जिसने ऑफिशियल तौर पे लॉन्च किया है वर्क वीजा को, जिसके बाद फॉरेनर्स को अलाउ किया गया है कि वो वहां पे रिमोटली लिव और वर्क कर सकते हैं वाइल विजिटिंग। ये कंट्री कौन सी है? साउथ कोरिया। Which country in India's neighborhood has decided to impose a 1-year ban on Chinese research vessels in its exclusive economic zone? हाल ही में श्रीलंका ने डिसाइड किया है कि वो 1 साल का बैन लगाएंगे चाइना के रिसर्च वेसल्स के ऊपर अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर। From 1 जनवरी 2024, in which country same-sex marriage received legal recognition? Finally, एस्टोनिया ने सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव कर दिया है और अब यहाँ पे इनको लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। Which country has recently launched Fateh 2, which is a multi-launch rocket system? हाल ही में पाकिस्तान ने लॉन्च किया फतेह 2 को और ये एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। तलई एंड नाजिर क्रूज मिसाइल्स वर रिसेंटली अनवील्ड बाय विच कंट्री? ये मिसाइल्स कौन सी कंट्री की हैं? आंसर इज ईरान। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद यूनुस हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज इन 2006 फॉर पायनियरिंग माइक्रोफाइनेंस बैंकिंग and was recently making news belongs to which country? मोहम्मद यूनुस जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज रिसीव किया था 2006 में अपनी पायनियरिंग माइक्रोफाइनेंस बैंकिंग के पर्पज से या उस फील्ड में एक्सपर्टीज होने की वजह से हाल ही में ये चर्चे में है। आपको बताना है कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो ये बांग्लादेश के एक इकोनॉमिस्ट है मोहम्मद यूनुस। इन्होंने 2006 का नोबेल पीस प्राइज रिसीव किया था अलॉन्ग विथ ग्रामीण बैंक, जिसको कि इन्होंने फाउंड किया था इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, जिसमें इन्होंने कोशिश की थी पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए थ्रू पायनियरिंग माइक्रोफाइनेंस सर्विसेज। ठीक है, तो ये क्या करते थे? स्मॉल लोन्स देते थे एंटरप्रेन्योर्स को जिनके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग का एक्सेस नहीं होता था या उनके पास सफिशिएंट डेटा नहीं अवेलेबल होता था बैंक को अप्रोच करने का। साथ ही इनका ये जो माइक्रो क्रेडिट मॉडल है इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने फिर फायदा उठाया था बाद में। ठीक है, तो हाल ही में ये किस वजह से न्यूज में आए हैं? क्योंकि इनको कुछ लीगल ट्रबल्स देखने को मिल रही हैं बांग्लादेश में। वहां पे इनके ऊपर कुछ एलिज्ड वायलेशंस लगाए जा रहे हैं लेबर लॉ से रिलेटेड बाय ग्रामीण टेलीकॉम। ओके, इसी वजह से न्यूज में आए हैं। याद रखिएगा, इनको नोबेल पीस प्राइज किस साल में मिला था? 2006 में। कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश को। किस वजह से आजकल न्यूज में आए हैं? क्योंकि इनके ऊपर कुछ आजकल एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं रिगार्डिंग की इन्होंने लेबर लॉज को कुछ हद तक वॉयलेट किया है। ठीक है, चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है हु हैज बीन अवॉर्डेड द 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। जो 6वां एडिशन है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज का, ये इस साल किसको दिया गया? सुकृता पॉल को। हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द 2023 लीफ एरिक्सन ल्यूनार प्राइज? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है। यहाँ पे आंसर है हमारी स्पेस एजेंसी इसरो। इसरो को ये अवार्ड क्यों दिया गया? बिकॉज ऑफ हमारे सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन। इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज इज गिवन बाय विच कंट्री? इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज देती है फिनलैंड कंट्री। इस साल यहाँ पे अफगान ऑर्गेनाइजेशन को ये प्राइज इन्होंने दिया है। Who has been recently awarded the prestigious Royal Society of Chemistry's Nyholm Prize for Education? ये जो प्राइज होता है ये दिया गया सविता लडागे को। ठीक है, इनके एक्सपर्टीज के लिए इन केमिस्ट्री सेक्टर या उसको प्रमोट करने के लिए। Who has recently been awarded the Impact Fielder of the ODI series? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है साई सुदर्शन को। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए जो आजकल चर्चे में है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज द इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया? इंडिया के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जारी करती है? तो यहाँ पे आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस वजह से आजकल चर्चे में है? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने SBI को परमिशन दी है फॉर द 30th फेज सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो कि कब से कब तक हो रहे हैं? 2 से लेके 11 जनवरी तक। ठीक है, इन अक्रॉस 29 ब्रांचेस। लेकिन कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल भी अब सही नहीं है
और इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स थोड़े से न्यूज़ में आए थे। याद रखिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कौन जारी करता है? आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई पॉलिसी, व्हाट इज द मैक्सिमम डिविडेंड कमर्शियल बैंक्स कैन पे आउट बेस्ड ऑन देयर एंड नेट एनपीए रेशियोज। आरबीआई के रिवाइज्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के बाद बैंक्स विद नेट एनपीए लेस देन 6% एंड अगर वो कैपिटल एडिक्वेंसी नॉर्म्स को मीट करते हैं तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं अप टू 50% डिविडेंड फ्रॉम द प्रॉफिट्स। पहले ये वैल्यू थी 40%, ठीक है। तो जहां ऐसे बैंक्स जिनका जीरो नेट एनपीए होता है वो पे कर सकते हैं अप टू 50% डिविडेंड, और ऐसे बैंक्स जिनके पास 4% का एनपीए है वो सिर्फ और सिर्फ 15% का डिविडेंड पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हायर पे आउट है ये बेनिफिट करेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसका मेजॉरिटी स्टेक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है 50%। व्हाट इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2023 से 24 एज पर द आरबीआईज दिसंबर 2023 एमपीसी मीटिंग। ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम का बहुत फेवरेट होता है कि लास्ट या जो लेटेस्ट मंथ्स होते हैं उसमें जो एमपीसी मीटिंग हुई है उसके बाद इंडिया का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आंसर है 7% का। As per the RBI guidelines, what is the maximum value of goods and services traded through payment aggregator? RBI के guidelines के मुताबिक maximum value of goods and services जो कि आप ट्रेड कर सकते हैं through payment aggregator वो अमाउंट है 25 लाख रुपए। RBI has encouraged or called upon which set of entities to establish self-regulatory organizations? RBI ने हाल ही में encourage किया है fintech firms को कि उन्हें establish करना चाहिए अपना खुद का self-regulatory organization. Which bank has recently launched India's first corporate credit card allowing UPI integration? eSwarna. हाल ही में इंडस इंड बैंक ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जिसके बाद यूपीआई को इंटीग्रेट कराया जाएगा और इसका नाम इन्होंने रखा है eSwarna, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट what percentage of India's agriculture imports in 2023 comprised of vegetable oils, pulses and fruits? रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का जो एग्रीकल्चरल इंपोर्ट है उसमें कितना % था वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस और फ्रूट्स का। एक एनालिसिस से हमें ये पता चला है कि इंडिया काफी ज्यादा रिलाई करती है ऑन इंपोर्टिंग वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस एंड ड्राइड फ्रूट्स ड्यू टू डोमेस्टिक सप्लाई लिमिटेशन, ठीक है। और 2023 में ये जो 3 कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन हैं इसमें एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स ने डोमिनेशन हासिल की, यानी कि ये डोमिनेट कर रहा था, जिसमें कि 72.1% ऑफ द टोटल इंपोर्ट बिल सामने आया एज पर द कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा, ठीक है। और पाम ऑयल की अगर हम बात करें तो पाम ऑयल का अकेले का वेटेज कितना था? 51.9%, क्योंकि हमारे यहाँ पे पुअर ऑयल सीड यील्ड होती है और इसकी वजह से इंडिया की जो प्रोग्रेस है एडिबल ऑयल सिक्योरिटी में वो काफी कम रही, ठीक है। तो इनकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है वो 72.1% इंपोर्ट कराती है वेजिटेबल ऑयल्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स को, ठीक है। चलिए कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं। एज पर द इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 विच स्टेट इज द मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट टू वर्क? तो इनकी रिपोर्ट के मुताबिक केरला को मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट माना गया काम करने के पर्पज से। India has witnessed an increase in fatalities as per the Global Status on Road Safety 2023. This report is released by which agency? Simply आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल स्टेटस ऑन रोड सेफ्टी, इसको कौन जारी करता है? तो आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। As per the report by Environmental Ministry and UNDP, India has phased out which ozone depleting chemical? Environment Ministry के हिसाब से इंडिया ने फेज आउट कर दिया है HCFC 141b एलिमेंट को, ठीक है। ये एक ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल था। एज पर द रिसेंटली अनाउंस्ड रोड मैप, बाय विच ईयर देयर विल बी अ मैंडेटरी 5% ब्लेंडिंग ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन? तो हाल ही में एक रोड मैप क्रिएट किया गया है जिसमें डिसाइड हुआ है कि 5% ब्लेंडिंग मैंडेटरी हो जाएगी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस की, कब से? 2029 से। एज पर WHO एस्टिमेट, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन एक्सपीरियंस फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस इन हर लाइफ टाइम? तो हर 3 में से एक लेडी ऐसी होती है जो कि एक्सपीरियंस करती है फिजिकल या सेक्सुअल हैरेसमेंट को अपने लाइफ टाइम में। तो यहाँ पे परसेंटेज के मामले में पूछ रहे हैं तो आंसर है 33.33%। एज पर रिसेंट सर्वे विच इज द टॉप चॉइस फॉर एनआरआईज लुकिंग टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट इन इंडिया? रिसेंट सर्वे के मुताबिक जो एनआरआईज हैं अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया के रियल स्टेट में तो उनकी टॉप मोस्ट चॉइस है बेंगलुरु सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है,
Which state government signed a memorandum of understanding with Jackson Green for a green hydrogen project? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि एक MOU साइन किया है जैक्सन ग्रीन के साथ एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के पर्पज से? जैक्सन ग्रीन एक तरह की बॉडी है जो कि इंगेज्ड है इन रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस। हाल ही में इन्होंने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जिसके बाद ये सेटअप करेंगे एक ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडिया टारगेट कर रहा है कि हम ग्लोबल हब बना सकें अपने आप को फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। कब तक? बाय 2030। और जैक्सन ग्रीन अब काफी सारी साइट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं गुजरात और तमिलनाडु में भी, ताकि यहाँ पे भी ये स्केल अप कर सके। ठीक है, तो इनकी जो पार्टनरशिप है राजस्थान के साथ, इससे डेफिनेटली जो नेशनल डीकार्बोनाइजेशन गोल्स हैं वो कंप्लीट होंगे। ठीक है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो हाल ही में राजस्थान ने ये MOU साइन किया जैक्सन ग्रीन के साथ। पर्पस क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स हम रिवाइज कर लेते हैं। Which state set a Guinness World Record in 2024 for the most number of people performing सूर्य नमस्कार simultaneously at 108 venues? कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है 2024 में, जहां पे बहुत ज्यादा लोगों ने या बहुत ही सारे लोगों ने सूर्य नमस्कार परफॉर्म किया डिफरेंट 108 वेन्यूज पे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, Which state is the host of India UAE joint military exercise जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024? डेजर्ट साइक्लोन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया और UAE। इस साल के लिए हमने कहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया था? आंसर है राजस्थान। Who is the author of song बांग्लर माटी बांग्लर जल recently declared as the state song of West Bengal? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल ने किस सॉन्ग को हाल ही में अपना स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया है? यह है बांग्लर माटी बांग्लर जल, जिसको कि फ्रेम किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। Which state is the top performer among the coastal states in the logistic ease across different state? Leads 2023 ranking. Lead ranking में टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस किस स्टेट ने दी है? आंसर इज तमिलनाडु। Which state is the main state partner of the international गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव? ये महोत्सव सबसे पहले कहाँ पे हुआ है? तो आंसर इज हरियाणा। और इसके लिए मेन स्टेट पार्टनर कौन सा स्टेट था? आंसर इज असम। ठीक है, हरियाणा के बारे में दो बातें और याद रखिएगा। हाल ही में जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे नई दिल्ली में, वहां पे विनर हरियाणा स्टेट रहा। इसके अलावा हरियाणा ने कुछ दिनों पहले विजय हजारे ट्रॉफी भी जीती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री टू स्क्रीन पीपल फॉर सिकल सेल डिजीज? उस मिशन का क्या नाम है जिसको कि लॉन्च किया है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने, जिसमें कि लोगों को स्क्रीन किया जाएगा फॉर सिकल सेल डिजीज? तो इसका नाम है नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन, यानी कि बी ऑप्शन। और ये एक मिशन है जिसको लॉन्च किया था हेल्थ मिनिस्ट्री ने। कब? ऑन 1 जुलाई 2023। कहाँ पे लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश में, जहाँ पे इंडियंस को स्क्रीन किया जाएगा फॉर सिकल सेल डिजीज। एम था कि लगभग 7 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया जाए अगले 3 सालों के अंदर अंदर, और इसमें ज्यादा फोकस किया जाएगा ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर और ऐसे स्टेट्स के ऊपर जहां पे ये जो डिजीज है वो काफी प्रिवेलेंट रहती है। ठीक है, तो इस मिशन में स्क्रीनिंग दी जाएगी, प्रिवेंशन दिया जाएगा और मैनेजमेंट किया जाएगा सिकल सेल एनीमिया का। गोल है कि इस डिजीज को हम एलिमिनेट कर सकें इंडिया से थ्रू अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन। ठीक है, तो इस मिशन का नाम इन्होंने क्या रखा है? आंसर है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं करिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग्स देख लेते हैं। फर्स्ट है What is the name of the new frog species discovered in Arunachal Pradesh named after the Patkai Hills? हाल ही में उस फ्रॉग स्पेशीज का नाम क्या है जिसको कि हमने डिस्कवर किया अरुणाचल प्रदेश से, और इसका नाम पटकई हिल्स के ऊपर रखा गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्रेसिकशेलिस पैटकियंसिस। ओके, इसको डिस्कवर किया गया है इन द बायोडाइवर्स नामदफा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत छोटा 2.2 सेंटीमीटर का एक फ्रॉग है जो कि रहता है डेंस अंडरग्रोथ एवरग्रीन फॉरेस्ट में एट द फुट हिल्स ऑफ पटकाई रेंज। ठीक है, और इसका नाम इन्होंने पटकाई हिल्स के ऊपर ही रखा है जो कि लाई करते हैं ईस्टर्न हिमालयाज में। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट केमो ड्रग अवेलेबल एज सिरप फॉर्म इन इंडिया? तो पहली केमो ड्रग का नाम क्या है जो कि अब इंडिया के अंदर सिरप फॉर्म में अवेलेबल हो चुकी है? इसका नाम है प्रीवल। ठीक है, तो डॉक्टर्स एट मुंबई टाटा मेमोरियल सेंटर ने इंडिजिनस तौर पे डेवलप कर लिया है प्रिवेल को। ये पहली केमोथेरेपी ड्रग है इंडिया के अंदर जिसको अब सिरप फॉर्मुलेशन के तौर पे तैयार कर लिया गया है। तो क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है इसलिए इसका नाम जरूर याद रखिएगा।
What is the name of the radar that is being developed by India for the Sukhoi 30 MKI fighter jet fleet for advancement? उस रेडार का नाम क्या है जिसको इंडिया ने डेवलप किया है फॉर दियर Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट फ्लीट एडवांसमेंट के पर्पज से? इसका नाम है विरूपाक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नमेंट स्कीम विद द प्राइमरी एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द टीबी पेशेंट्स फॉर दियर न्यूट्रिशनल नीड? इसका नाम है निक्षय पोषण योजना। ठीक है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका एम है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना सभी टीबी पेशेंट्स को उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ विटनेसेस फेसिंग थ्रेट? क्योंकि जो इंडिया के अंदर गवाह होते हैं उनको काफी थ्रेट का सामना करना पड़ता है, इसीलिए एक स्कीम लॉन्च की गई ताकि हम उनको सेव कर सकें, और इस स्कीम का नाम रखा गया है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट है विच एनिमल हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल सिंबल ऑफ किर्गिस्तान? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में काफी वेटेज रखता है। कौन सा एनिमल है जिसको कि किर्गिस्तान ने डिक्लेयर किया है हाल ही में एज दियर नेशनल सिंबल? तो किर्गिस्तान ने डिक्लेयर किया है स्नो लेपर्ड को एज इट्स न्यू नेशनल सिंबल। स्नो लेपर्ड्स इनहैबिट करते हैं तियान शान माउंटेन रेंज में इस कंट्री के अंदर, और ये फीचर करेंगे किर्गिज फोकलोर को, और ये बेसिकली सिंबल होंगे इनकी ग्रेटनेस के लिए और नोबिलिटी और रेजिलियंस के लिए। ठीक है, और इस इंडेंजर्ड स्पेशीज का जो कंजर्वेशन है वो भी प्रमोट होगा अंडर द न्यू स्टेटस। तो किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल हाल ही में डिक्लेयर कर दिया है। चलिए कुछ रिसेंट न्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट है हाउ कैन स्टूडेंट्स एनरोल इन द अपार सिस्टम दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज? अपार सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स कैसे एनरोल कर सकते हैं आपको ये बताना है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल कर सकते हैं अपार में थ्रू द डिजी लॉकर पोर्टल। ठीक है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो बेसिक डिटेल्स को फिल करें, जैसे कि उनका नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, और जो इनका ऑनलाइन एनरोलमेंट प्रोसेस है उससे ईज ऑफ एक्सेस काफ़ी फैसिलिटेट होगा, और ये जो प्रोसीजर है स्टूडेंट्स को एनरोल कराने का वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, और उसके बाद अपार सिस्टम जो भी बेनिफिट्स ऑफर करते हैं उसका वो एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है थ्रू डिजी लॉकर पोर्टल। अपार का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री सिस्टम। What distinguishes the new Chinese aircraft carrier Fujian that was recently in news from its predecessor? Chinese aircraft carrier Fujian किस तरह से अलग है अपने पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर से? तो यहाँ पे आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। ठीक है, चाइनीज एयरक्राफ्ट फ्यूजियान जो है ये अलग है अपने पुराने प्रेडिसेसर से बाय इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, और ये जो एडवांस सिस्टम है इसके थ्रू फ्यूजियान को इनेबल किया जाएगा कि वो लॉन्च कर सके एक ब्रॉडर रेंज ऑफ एयरक्राफ्ट को फ्रॉम इट्स डेक। इसी के साथ ये एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ओवर द प्रीवियस कैरियर्स जो कि हैं शेंडोंग एंड लियोनिंग। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। What distinguishes the new, okay, it is a repeated question, we can ignore it. What was the primary field of वेद प्रकाश नंदा who passed away recently? वेद प्रकाश नंदा किस फील्ड से जुड़े हुए थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो ये रिलेटेड हैं इंटरनेशनल लॉ के साथ, और इन्होंने पद्म भूषण अवार्ड रिसीव किया था 2018 में इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। हाल ही में इनका 1 तारीख को यानी 1 जनवरी को निधन हो गया है। ये एक एस्टीम्ड प्रोफेसर थे इंटरनेशनल लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर में, और ये काफी स्पेशलाइज्ड या एक्सपीरियंस्ड माने जाते थे इन द इंटरनेशनल लॉ फील्ड। ठीक है, विच सिटी इज द लोकेशन ऑफ रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट गर्ल्स मिलिट्री स्कूल? इंडिया का पहला गर्ल्स मिलिट्री स्कूल स्टैब्लिश हो रहा है वृंदावन मथुरा में। ठीक है, अब तक इंडिया का कोई भी गर्ल्स मिलिट्री स्कूल नहीं था, इस वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द सानूर पाइपलाइन टर्मिनल रिसेंटली कमीशन बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये जो पाइपलाइन टर्मिनल है जिसको हाल ही में कमीशन किया है आईओसी ने, ये कौन से स्टेट में लाई करता है आपको ये बताना है सिंपली। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कमीशन किया है असानूर पाइपलाइन टर्मिनल को इन तमिलनाडु, जिसके बाद ये केटर करेंगे ग्रोइंग एनर्जी डिमांड को इन द स्टेट। इसको बनवाया जा रहा है 456 करोड़ रुपीस की कॉस्ट के साथ, और ये सर्व करेगा 8 डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु और पुडुचेरी के बाय ट्रांसपोर्टिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थ्रू अ पाइपलाइन नेटवर्क। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इससे जो प्रेशर पड़ता था एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स के ऊपर चेन्नई में वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो असानूर पाइपलाइन टर्मिनल जिसको कि हाल ही में कमीशन किया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, ये लाई करता है तमिलनाडु स्टेट में। चलिए कुछ रिसेंट इनॉग्रेशंस देख लेते हैं।
इंडियन नेवी डीकमीशन्ड आईएनएस किरपन एंड हैंडेड ओवर द कॉर्वेट टू विच कंट्री? तो आईएनएस किरपन को कुछ दिनों पहले हमने डीकमीशन किया और हमने इसको गिफ्ट कर दिया है वियतनाम कंट्री को, ठीक है। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड commissioned the 1 megawatt rooftop solar power project in which city? एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने कमीशन किया 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट जोधपुर सिटी में, जो कि है राजस्थान स्टेट में। Which state commissioned the K-FON fiber optic network project? K-FON प्रोजेक्ट को किसने कमीशन किया? आंसर इज केरला। Which country has recently commissioned the Dangote refinery? Dangote refinery हाल ही में एस्टैब्लिश हुई थी नाइजीरिया कंट्री में, ठीक है। Which Indian naval ship has been decommissioned after providing 36 years of service? कुछ दिनों पहले आईएनएस मगर को हमने डिकमीशन किया है और आईएनएस मगर ने इंडियन नेवी को सर्व किया है अपने 36 सालों तक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, Which union territory has become the first union territory to implement PM विश्वकर्मा योजना? इसमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो पहली यूटी बन चुकी है इंडिया के अंदर, जो कि इंप्लीमेंट कर रही है पीएम विश्वकर्मा योजना को? तो ये है बी ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पहली यूनियन टेरिटरी हो चुकी है जो कि रोल आउट कर रही है पीएम विश्वकर्मा योजना स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉर क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजन, और 30 ट्रेनीज को अब तक एनरोल किया गया है इन द फर्स्ट बैच, जिनका फोकस होगा कि वो ड्रेस डिजाइन और टेलरिंग के ऊपर फोकस कर सकें एट द आईटीआई सेंटर इन शोपियान, ठीक है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका एम है लोकल बिजनेसेस को फॉस्टर करना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर पहली यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जिसने कि डिसाइड किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना को। यहाँ पे अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 2023 में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जम्मू एंड कश्मीर से जिनको जीआई टैग दिया गया है। इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है बसोहली पेंटिंग, ठीक है। बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट था मॉरल मशरूम, इसको भी जीआई टैग मिला था। फिर और प्रोडक्ट की बात करें तो रजौरी का चिकरी वुड क्राफ्ट है जिसको कि जीआई टैग दिया गया, और साथ ही एक राइस की वैरायटी है जिसका नाम है मुश्क बुदजी। ये 4 तो आपको याद होने ही चाहिए, बाकी और भी प्रोडक्ट थे जिनको जीआई टैग लास्ट ईयर मिला है, ठीक है। चलिए कुछ स्कीम्स हैं जिनको हम देख लेते हैं जो आजकल चर्चे में थी। फर्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री पशु सेवा योजना, a 24/7 एनिमल एम्बुलेंस स्कीम टू प्रोवाइड टाइमली एंड एक्सेसिबल वेटरनरी केयर फॉर लाइवस्टॉक। मुख्यमंत्री पशु सेवा योजना को लॉन्च किया गोवा स्टेट ने, जिसके अंदर में आपके लाइवस्टॉक को 24/7 टाइमली और एक्सेसिबल वेटरनरी केयर प्रोवाइड किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर रिसेंटली? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अब एक्सटेंड हो गई है 2028 तक। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये योजना लॉन्च की थी नई दिल्ली ने। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? नमो शेतकारी योजना किसकी है? आंसर है महाराष्ट्र। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना? ये योजना है छत्तीसगढ़ स्टेट की। और लास्ट है, विच स्टेट अनाउंस्ड मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। तो विद अ लॉट ऑफ बेस्ट विशेस चलिए आपकी क्विज पे चलते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।